हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन आप लोग देख रहे हैं 2025 और 2026 का बच्चों। आज की इस क्लास के अंदर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है, जहां पर आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। जी हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर भी टाइप्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, और वो कितने मेथड्स होते हैं, क्या नाम है उनका, उसमें क्या होता है, आज इस क्लास में हम ये सारी जानकारी लेने वाले हैं। आई होप आपके डाउट, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊंगा बेटा। क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको ये हमारी क्लास कैसी लग रही है और ये प्रारंभ सीरीज आपको कैसी लग रही है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कितने टाइप्स के आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं। तो देखो बेटा, यहां पर दो प्रकार के आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं। एक है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को पैच एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है और वहीं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहा जाता है। आज की इस क्लास में बेटा हम लोग समझेंगे कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि एक्सचेंज रेट सिस्टम जो होता है वो ये कहता है कि दो करेंसीज आपस में जो एक्सचेंज होगी वो किस प्राइस पर होगी, उसे एक्सचेंज रेट कहते हैं, है ना। जैसे कि हम गुड्स की बात करते हैं, जैसे अगर हम 1 किलो दूध ले रहे हैं तो उसके बदले में 50 रुपए दे रहे हैं, तो वो उसकी एक्सचेंज रेट हो गई। उसी तरीके से दो करेंसीज के बीच में भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही रेट डिसाइड करते हैं और आपस में एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि अगर किसी को डॉलर चाहिए और उसने देखा कि मुझे अपनी करेंसी का 50 रुपीज देना पड़ेगा, तब जाकर मुझे जो है डॉलर, वो भी $1 मुझे मिलेगा बच्चों। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हो गई, $1 लेने के लिए हमें 50 रुपए देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब वो उसकी क्या हो गई है, रेट हो गई है। इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा, मन में सवाल आता है कई बार बच्चों के कि सर एक बात बताओ, तो ये रेट डिसाइड कौन करता है? क्योंकि अगर सर रेट डिसाइड करने जाएंगे तो एज एन इंडियन हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमें डॉलर जो है ज्यादा पैसों पर मिले, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि सर हम 1 रुपया दें और हमें सामने $70 मिले। ठीक है ना। हर आदमी ये सोचेगा अपने देश के बारे में और अपनी देश की करेंसी के बारे में कि उसकी करेंसी ज्यादा पावरफुल हो जाए, उसकी करेंसी कम देनी पड़े और सामने वाली करेंसी के बदले में ज्यादा करेंसी उसको मिल जाए। सब यही चाहेंगे बेटा। तो फिर ये सब डिसाइड कौन करता है, ये कैसे डिसाइड होता है? तो बेटा ये सब डिसाइड होता है मार्केट के डिमांड और सप्लाई के ऊपर, कि किसी भी करेंसी की मार्केट में कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंगली यहां पर जो है क्या डिसाइड होता है बेटा, उसकी रेट डिसाइड होती है। वो कैसे बेटा? देखो, इसको अच्छे से समझते हैं बेटा अपन। ठीक है, जैसे कि बेटा ये ग्राफ है जो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं बेटा, ये एक्स एक्सिस है, जीरो है, और ये वाई एक्सिस है। ये आपका जो है फॉरेन एक्सचेंज है बेटा। ठीक है, 1 मिनट। और ये है आपके पास में फॉरेन एक्सचेंज रेट। इज दैट क्लियर बेटा? ये आपका डिमांड है बेटा, जिसको हम हमेशा डी और डी से डिनोट करते हैं, और ये आपका सप्लाई है जिसको हम एस और एस से डिनोट करते हैं। ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, ये हमारे लिए एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा बच्चे, जिसको ई से डिनोट करेंगे, और यहीं पर ही प्राइस डिसाइड हो जाएगी $2 के बीच में। यहीं पर ही एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाता है। तो इसीलिए जो भी प्राइस फॉरेन करेंसीज में दो करेंसीज के बीच में डिसाइड होती है,
वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होती है बेटा, वो उनके डिमांड और सप्लाई से होती है बेटा। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई यहां पर क्या हो रहे हैं बेटा, इक्वल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा, इक्वल हो रहे हैं। इसलिए यहां पर जो है प्राइस डिसाइड हो जाती है। इसी को ही इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। अगर मान लीजिए बेटा ये आपकी प्राइस है ओपी, अगर मैं ओपी से भी ऊपर जाऊं, ओपी वन जाऊं, तो देखो बेटा ये मेरी कहां पर टच हो रही है, यहां पर सप्लाई पे टच हो रही है और फिर यहां से ये लेवल आ रहा है इसका। क्लियर? अब ये प्राइस ज्यादा हो गई तो उससे क्या हो बेटा, मार्केट, अब देखो बात ये पहले सबसे पहले किसको टच कर रही है, डिमांड को, फिर ये सप्लाई की लाइन को टच कर रही है। मतलब सप्लाई की लाइन आगे है, डिमांड की लाइन पीछे है। इसका मतलब क्या हो गया, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड हो गया। मींस यहां पर ये जो अपना डिसाइड हुआ है, इस सिचुएशन पे क्या होगा बच्चे, एक्सेस सप्लाई होगा। मतलब मार्केट में एक्सचेंज रेट में मान लो सपोज करो कि यहां पर ये जो प्राइस है वो क्या हो रही है, यहां पर $1 जो है हमें कितने में मिल रहा है बेटा, 75 रुपीज में मिल रहा है। अब अगर यहां पर प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। और अगर क्या होगा, और अगर ये नीचे हम प्राइस डिसाइड कर लें बेटा, तो देखो यहां पर ये सबसे लास्ट में किसको टच कर रही है, डिमांड को कर रही है। यहाँ डिमांड है बेटा, ये सप्लाई है, सप्लाई पीछे डिमांड आगे, मतलब यहां पर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है। तो ये जो सिचुएशन होगी ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कहलाएगी। इसीलिए जो बीच वाला पॉइंट है बेटा, ये क्या कहलाएगा, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। आ रही है बात समझो बेटा? तो इस तरीके से इस तरीके से जो है दो करेंसीज के बीच में रेट डिसाइड होती है, वो भी डिमांड और सप्लाई के थ्रू ही होती है। कोई स्पेसिफिक नहीं करता है। मार्केट में जैसी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग जैसी सप्लाई चल रही होती है, उससे उसकी प्राइस डिसाइड हो जाती है। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं सर, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। तो देखो बेटा, इस इक्विलिब्रियम प्राइस के अकॉर्डिंगली $1 की जो प्राइस है, क्या है बेटा, $1 की जो प्राइस है वो डिसाइड हुई है 80 रुपीज। मतलब हम भारतीयों को 80 रुपए देने पड़ेंगे तब जाकर हमें $1 मिलेगा। यह डिसाइड हुआ है डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम पॉइंट से। मतलब किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है, ये डिमांड और सप्लाई को हमने फ्रीली छोड़ दिया है और उन्होंने एक इक्विलिब्रियम पॉइंट अपना ढूंढा और हमें बता दिया कि भैया अगर आपको डॉलर खरीदना है तो आज की रेट के हिसाब से 80 रुपए आपको देने पड़ेंगे, तब जाकर आपको $1 मिलेगा। इज दैट क्लियर? अब यहां पर हमारा सेंट्रल बैंक का रोल चालू हो जाता है। आप सभी को पता है हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, कौन है, RBI, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में खुद अपने आप और अपने ही हिसाब से क्या करता है, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करता है आर्टिफिशियली। इसमें कोई डिमांड और सप्लाई का रोल नहीं होता है। सपोज करो डिमांड और सप्लाई के थ्रू जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर आके डिसाइड हुआ है कि 80 रुपीज का $1 है। आरबीआई बोलेगा नहीं भैया हम नहीं लेंगे, हम तो क्या करेंगे, हमारा खुद का एक आर्टिफिशियल डिसाइड करेंगे रेट और हम $1 को जो है 75 रुपीज में एक्सचेंज करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? अब ये आर्टिफिशियली है बेटा, क्योंकि यहाँ डिमांड और सप्लाई से तो 80 रुपीज पर डॉलर हो रहा है, बट हमने मतलब हमारी आरबीआई ने खुद ने अपने ही हिसाब से अपने देश के अंदर 75 रुपीज का $1 कर लिया। अब इससे क्या होगा, इससे यह होगा बेटा कि अभी हमें यहां पर 80 रुपए देने पड़ रहे थे और जब जाके $1 मिल रहा था, अब यहां पर क्या हो गया बेटा, 75 रुपीज दे दिए हैं और हमें $1 मिल रहा है। मतलब हमें हर डॉलर पर कितने रुपए का, $5 का फायदा हो रहा है। और यहीं पर ही रेट जो है आरबीआई ने खुद ने आर्टिफिशियली मेंटेन कर दी है, कंट्रोल कर दी है। इसी सिस्टम को फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। अब इससे क्या होगा सर, इससे यह होगा बेटा, कंपैरेटिवली टू दिस
इसमें हर भारतीय को सस्ता पड़ेगा, चीप पड़ेगा। कुछ भी चीजें जो भी डॉलर में हम खरीद सकते हैं उसे इंपोर्ट करने में। अगर मैं एग्जांपल लूं यहां पर अमेरिका का, अमेरिका में डॉलर चल रहा है, 80 रुपए डिसाइड हुआ था, बट हमारी आरबीआई ने 75 डिसाइड कर लिया है बेटा। तो वो क्या करेगी, मतलब इंडियंस क्या करेंगे, इंडियंस को 5 रुपए सस्ता पड़ रहा है डॉलर को खरीदना, तो इंडियंस ज्यादा खरीदेंगे डॉलर्स को, तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। किसकी? डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जब सस्ता हो जाएगा तो ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, ज्यादा मशीन खरीदेंगे, ट्रेवल के लिए यूज करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं बेटा, उसके लिए हम डॉलर को यूज करना चालू कर देंगे, क्योंकि डॉलर सस्ता हो गया है। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई बेटा? इसी को बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब देखो बेटा, यहां पर आरबीआई सिर्फ रेट फिक्स करके साइड में बैठ जाए और वो जो मार्केट में हो रहा है वो देखती रहे, तो मार्केट में होगा क्या? अगर ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम अब गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, 80 की वजह 75 कर दिया, अब मार्केट में क्या होगा? अब आरबीआई चुपचाप बैठ गया, देख रहा है मार्केट में क्या हो रहा है। तो मार्केट में ये होगा कि हम भारतीय जो हैं डॉलर की डिमांड को बढ़ा देंगे, जिससे डॉलर क्या हो जाएगा? एक्सेस डिमांड हो जाएगी डॉलर की। जब एक्सेस डिमांड हो जाएगी डॉलर की, क्योंकि मार्केट में इतनी सप्लाई नहीं है, डिमांड ज्यादा आ रही है, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे 75 रुपीज से चढ़ते 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 वो 80 रुपीज पर डॉलर दोबारा से इक्विलिब्रियम पॉइंट पर लाकर छोड़ देगा डिमांड और सप्लाई। अगर आरबीआई सिर्फ और सिर्फ 75 रेट को फिक्स करके पीछे हट जाए तो क्या होगा? हम भारतीय ज्यादा डिमांड करेंगे, मार्केट में सप्लाई लिमिटेड है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? प्राइस बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाएगी? उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाएगी जहां पर डिमांड और सप्लाई के थ्रू इक्विलिब्रियम पॉइंट आया था। इज दैट क्लियर? अब ऐसा ना हो इसके लिए आरबीआई बीच में आ जाती है, और आरबीआई क्या करती है? अपने पास में जो डॉलर का फिक्स एक्सचेंज का रिजर्व है उसे वो मार्केट में बेचना चालू करती है, मतलब अपने रिजर्व्स खाली करना चालू करती है, जिससे क्या होता है बेटा? मार्केट में सप्लाई बनी रहती है, और मार्केट में जब सप्लाई बनी रहेगी तो डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी, जिससे क्या होगा? 75 रुपीज पर ही डॉलर टिका रहेगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आरबीआई खुद के रिजर्व्स को क्या करेगी? डॉलर के रिजर्व को बेचना चालू करेगी मार्केट में। मार्केट में बेचने का मतलब होता है देना चालू कर देगी। मुझे पैसों की जरूरत है डॉलर की, तो आरबीआई मुझे दे देगी, मैं आरबीआई को पैसे देकर वो डॉलर ले लूंगा, ताकि मैं अगर अमेरिका घूमने जा रहा हूं या वहां से कुछ चीज मंगा रहा हूं तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं बेटा। और जब सप्लाई मार्केट में आरबीआई के द्वारा बनी रहेगी तो मार्केट में क्या होगा? डिमांड एक्सेस नहीं होगा, और डिमांड जब एक्सेस नहीं होगा बच्चे, तो सप्लाई सॉरी जो प्राइस है वो 75 रुपीज पर ही स्टेबल रहेगी। अब आरबीआई ऐसा क्यों करती है? ताकि हम लोग इंपोर्ट अच्छे से करें, एक्सपोर्ट अच्छे से करें, हमारा जो बिजनेस है वो स्टेबल रह सके, है ना? क्योंकि क्या होता है बेटा, फ्लेक्सिबल में क्या होता है, रेट डिसाइड नहीं होती है ना, तो क्या होता है उस वजह से कि जो बिजनेसेस है ना, इंटरनेशनल बिजनेस, स्टेबल नहीं होते। क्योंकि मान लो आप अमेरिका में रहते हो, ठीक है, मैं इंडिया में रह रहा हूं, अब आपके और मेरे बीच में कोई डील हुई है, ठीक है, आपने मेरे को कोई चीज बेची है, मैं उसको इंपोर्ट कर रहा हूं, सपोज करो मशीन परचेस कर रहा हूं, वो मुझे इंडियन करेंसी में 20 लाख रुपीस की पड़ रही है। मतलब आपने जितने भी मुझे बेचा होगा, सपोज करो 1 लाख डॉलर की बात है, आपने 1 लाख डॉलर में बेचा, मुझे यहाँ पर वो 20 लाख रुपए का पड़ रहा है, तो मुझे वो 20 लाख रुपए अभी अरेंज करके रखना पड़ेगा, ताकि मैं कल सुबह बैंक में जाके डालूं तो आपको 1 लाख डॉलर मिल जाए। बट सुबह उठा, मुझे पता चला कि अब जो और महंगा हो गया डॉलर, अब मुझे 20 लाख की बजाय 22 लाख रुपए, 23 लाख रुपए और देने पड़ेंगे 20 लाख की बजाय, तो वो क्या, बिजनेस स्टेबल नहीं रहेगा। तो बिजनेस स्टेबल रहे, इंटरनेशनल बिजनेस स्टेबल रहे, इसलिए आरबीआई क्या करता है बच्चे? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को लेकर आता है, ताकि इंटरनेशनल ट्रेडिंग को प्रमोट किया जा सके। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आया आपको? तो ये था हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे सपोज करो आरबीआई क्या करती है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, जीरो है, ये वाई एक्सिस है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है बेटा, ठीक है, ये सप्लाई हो गई, ये हमारी डिमांड हो गई, ये हमारा जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो डिसाइड हो गया है प्राइस का, ठीक है ना। बट आरबीआई क्या करेगी, इसके नीचे इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड करेगी, यहां पर ये तो हमारा ई पॉइंट मेन पॉइंट है,
ये इक्विलिब्रियम का 1 पॉइंट आर्टिफिशियली मेंटेन करेगी, ताकि यहां पर क्या रहे बेटा, डिमांड ज्यादा रहे, सप्लाई एक्सेस। समझ आ गया ना बेटा सिचुएशन? देखो एक्सेस डिमांड की आ गई यहां पर, बस यहां पर डिसाइड कर लेगी आरबीआई, जिससे हम लोग ट्रेडिंग करते रहेंगे बेटा। आई होप आपको आज का ये हमारा जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का टॉपिक था बेटा क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई अगर आपको डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बेटा। साथ ही साथ में बताना बेटा आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना बेटा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।